इस आयत के अंतर्गत एक दुनिया समानांतर बुक की कहानियाँ पढ़ेंगे। एक दुनिया समानांतर नई कहानियों का प्रतिनिधि संकलन है। नई कहानियाँ समानतः हिंदी इतिहास के 5वें चरण के अंतर्गत मानी जाती हैं, जिसका संपादन उसी दौर के प्रसिद्ध कहानीकार राजेंद्र यादव ने किया था। इस संकलन की अधिकांश कहानियाँ शहरी मध्य वर्ग के भोगे हुए यथार्थ पर आधारित हैं, जबकि कुछ कहानियाँ ग्रामीण जीवन और वंचित वर्गों के जीवन के संघर्षों को भी छूती हैं। इसमें आज हम लोग जिंदगी और जोग पढ़ेंगे, जो कि अमरकांत द्वारा रचित है। यह एक अनाथ व्यक्ति के अंतहीन शोषण की कहानी है। वो किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले द्वारा शोषित होता है। तो आइए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मोहल्ले में जिस दिन उसका आगमन हुआ, सवेरे तरकारियां लाने के लिए बाजार जाते समय मैंने उसे देखा था। शिव बाबू के घर के सामने सड़क की दूसरी ओर स्थित खंडहर में नीम के पेड़ के नीचे एक दुबला पतला काला आदमी गंदे लुंगी लपेटे चित पड़ा था, जैसे रात में आसमान से टपका बेहोश हो गया हो, अथवा दक्षिण भारत का कोई भूला भटका साधु निश्चिंत स्थान पाकर चुपचाप नाक से हवा खींच कर प्राणायाम कर रहा हो। फिर शायद एक दो बार और भी उसको कठपुतले की भांति डोल कर सड़क पार करते या मोहल्ले के एक दो मकानों के सामने चक्कर लगाते या बैठकर हाँफते हुए देखा। इसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ समय तक कुछ नहीं जानता था। रात के लगभग 10 बजे खाना खाने के बाद बाहर आकर लेटा था। चैत का महीना, हवा तेज चल रही थी। चारों ओर घुप अधियारा प्रारंभिक झपकियां ले ही रहा था कि मारो मारो का हल्ला सुनकर चौंक पड़ा। यह शोरगुल बढ़ता गया। मैं तत्काल उठ बैठा। शायद आवाज़ शिवनाथ बाबू के मकान की ओर से आ रही थी। जल्दी से पाँव में चप्पल डालकर उधर की ओर चल पड़ा। मेरा अनुमान ठीक था। शिवनाथ बाबू के मकान के सामने भीड़ लगी थी। मोहल्ले के दूसरे लोग भी शोरगुल सुनकर अपने अपने घरे से भागे चले आए। मैंने भीतर घुसकर देखा और कुछ चकित रह गया। खंडहर का वही भिखमंगा था। शिवनाथ बाबू का लड़का रुधिर उस पर भिखमंगे की दोनों हाथों को पीछे से पकड़े हुए था और 2-3 व्यक्ति आंख मूंद कर उछल कूद कर उसे बेहताशा पीट रहे थे। शिवनाथ बाबू तथा अन्य लोग भी उसे भयजन्य क्रोध से आंखों से फाड़ फाड़ कर घूर रहे थे। भिखमंगा नाटा था, गला पिचके हुए, धसी हुई और छाती की हड्डियां साफ बांस की खपचियों की तरह दिखाई दे रही थी। पेट नाद की तरह फूला था। मार पड़ने पर वो बेतासा चिल्ला रहा था, मैं बरई हूँ, बरई हूँ, बरई। साला छटा हुआ चोर है साहब। शिवनाथ बाबू मेरे पास सरक आए थे। पर यह हमारा आपका दोष नहीं है कि आदमी को नहीं पहचानते। गरीब को देखते हमारा आपका दिल पसीज जाता है और मौका बेमौका खुद्दी चुन्नी साग सत्तू दे ही दिया जाता है। आपने तो इसको देखा ही होगा। मालूम होता था महीनों से खाना नहीं मिला है, पर कौन जानता था कि साला ऐसा निकलेगा, हरामी का पिल्ला। फिर भिखमंगे की ओर मुंह मोड़ कर गरज पड़े, बता साले साड़ी कहाँ रखी है, नहीं तो वो मार पड़ेगी कि नानी याद आ जाएगी। उसका गला जोर जोर से चिल्लाने के कारण किंचित बैठ गया था, इसलिए संभवतः थक कर वो चुप हो गया। पीटने वाले ने भी इस समय पीटना बंद कर दिया था, लेकिन शिवनाथ बाबू के वक्तव्य ने राम जी का सोहदा पहलवान लड़का टुन्नू अत्यधिक प्रभावित मालूम पड़ा। वो अभी अभी आया था और शिवनाथ बाबू का बयान समाप्त होते ही आओ देखा न ताओ भीड़ में आगे लपक कर जूता हाथ में ले गंदी गालियां देते हुए भिखमंगे को पीटना शुरू कर दिया। 1-1.5 हफ्ते में मोहल्ले में आया हुआ है। शिवनाथ बाबू जैसे निश्चिंत होकर फिर बोले, लालची कुत्तों की तरह इधर उधर घूमता था, सो हमारे घर में दया आ गई। एक रोज उसे बुलाकर उन्हें कटोरे में दाल भात तरकारी खाने को दे दी, बस फिर क्या था। फर्क गया, रोज आने लगा। खैर कोई बात नहीं, आपकी दया से ऐसे 2-4 भिखमंगे रोज मेरे यहाँ खाकर दुआ दे जाते हैं। घर में आने लगा तो मौका पड़ने पर एक आध काम भी कर देता था। अब यह किसको पता था कि आज घर से नई साड़ी चुरा लेगा। आपको ठीक से पता है ना कि साड़ी इसी ने चुराई।
मेरे इस प्रश्न से वे बिगड़ गए। बोले, आप भी खूब बात करते हैं, यही पता लग गया तो चोर कैसा? तो मैं खूब जानता हूँ कि ये सब चोरी का माल होशियारी से छिपा देता है, और तब तक इसकी कड़ी पिटाई न की जाए कुछ नहीं बताते। अब यह समझिए कि करीब 9 बजे साड़ी गायब हुई। जमुना का कहना है कि उसी समय इसको किसी सामान के साथ घर से निकलते देखा। फिर मैं यह पूछता हूँ कि आज 10 वर्ष मेरे घर का दरवाज़ा इसी तरह खुला रहता था, लेकिन कभी चोरी नहीं हुई। आज कौन सी नई बात हो गई कि वह आया नहीं और मोहल्ले में चोरी और बदमाशी शुरू हो गई? अरे मैं इन सालों को खूब जानता हूँ। वो भिखमंगा अब तेजी से मार पड़ने पर चिल्ला उठा, मैं बरई हूँ, मैं बरई हूँ, बरई हूँ। स्पष्ट था कि इतने लोग को देखकर वो काफ़ी भयभीत हो गया था और अपने समर्थन में कुछ न पाकर बेहताशा अपनी जाति का नाम ले रहा था। जैसे हर जाति के लोग चोर हो सकते हैं, लेकिन बरई कतई नहीं हो सकते। नए लोग अब भी आ रहे थे और वे क्रोध और उत्तेजना में आकर उसे पीटते और फिर भीड़ में मिल जाते। और जब लगातार मार पड़ने पर भी उसने कुछ नहीं बताया तो खामोखा थक गया। कुछ लोग वहाँ से सरकने लगे। किसी ने उसे पेड़ में बांधने और किसी ने पुलिस को सुपुर्द करने की सलाह दी। मैं भी कुछ ऐसी ही सलाह देकर खिसकना चाहता था, लेकिन शिवनाथ बाबू को मझला लड़का योगेंद्र दौड़ता हुआ आया और अपने पिताजी को अलग ले जाते हुए फुसफुस कुछ बातें की। कुछ देर बाद शिवनाथ बाबू जब वापस आए तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ रही थीं। एक दो क्षण इधर उधर मेरी ओर बेचारे की तरह देखने के बाद वो बोले, अच्छा इस बार छोड़ देते हैं, साला काफ़ी पिट चुका है, आइंदा ऐसा करेगा तो चेतेगा। लोग शिवनाथ बाबू को बुरा भला कहकर रास्ते नापने लगे। मैंने उनकी ओर मुस्कुरा कर देखा तो मेरे पास आकर झेपते हुए बोले, इस बार तो साड़ी घर में ही मिल गई, पर कोई बात नहीं, चमार सियार डांट डपट पाते ही रहते हैं। अरे इस पर क्या पड़ी है, चोर चाहे तो रात रात भर मार खाते हैं और कुछ भी नहीं बताते। फिर बाई आंख को खूबी से दबाते हुए दांत खोलकर हंस पड़े। चलिए साहब, नीच और नींबू को दबाने से ही रस निकलता है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि उस दिन पिटाई के बाद भी खंडहर का वो भिखमंगा मोहल्ले में टिके रहने की हिम्मत कैसे कर सकता हो सकता है उसने सोचा हो कि निर्दोष को छूट जाने के बाद मोहल्ले के लोग विश्वास और सहानुभूति उसको प्राप्त हो जाएगी और दूसरी जगह उसकी अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। चाहे जो हो, उसके प्रति मेरी दिलचस्पी अब भी और बढ़ गई। मैं उसको खंडहर में बैठकर कुछ खाते चुपचाप सोते या मोहल्ले में डगर डगर सरकते हुए देखता। लोग अब उसको कुछ न कुछ दे देते। बचा हुआ बासी जूठा खाना पहले कुत्तों या गाय या भैंसों को दे दिया जाता था, परंतु अब औरतें बच्चों को दौड़ा देती थी कि जाकर भिखमंगे को दे आओ। कुछ लोगों ने तो उसको कोई पहुंचा हुआ साधु महात्मा तक कह डाला और धीरे धीरे उसे खंडहर का परित्याग कर दिया। और आम सहानुभूति एवं विश्वास का आश्चर्य का लाभ उठाते हुए वह किसी न किसी के ओसारे या दलान में जमीन पर सोने बैठने लगा तो लोग उससे हल्के फुल्के काम भी लेने लगे। दया माया के मामले में शिवनाथ बाबू से पार पाना टेढ़ी खीर है, परंतु भिखमंगा उनके दरवाजे पर जाता ही न था। लेकिन एक दिन उन्होंने किसी शुभ मुहूर्त पर उसे सड़क से गुजरते समय संकेत से अपने पास बुलाया और तिरछी नजर से देखते हुए मुस्कुरा कर बोले, देख बे, तूने चाहे जो भी किया, हमसे तो अब यह नहीं देखा जाता। दर दर भटकता रहता है, कुत्ते सुअर का जीवन जीता है। आज से इधर उधर भटकना छोड़ दो, आराम से यहीं रह और दोनों जून भरपेट खा। पता नहीं यह शिवनाथ बाबू के स्नेह का संभव हुआ या डर से, पर भिखमंगा उनके यहाँ अस्थायी रूप से रहने लगा। उन्हीं के यहाँ उसका नामकरण भी हुआ। उसका नाम गोपाल था, लेकिन शिवनाथ बाबू के दादा
का नाम गोपाल सिंह था, इसलिए घर की औरतों की जबान में वह नाम गुजरता ही न था। उन्होंने उसको रजुआ कहना आरंभ किया और धीरे धीरे यही नाम सारे मोहल्ले में प्रसिद्ध हो गया। किंतु रजुआ के भाग्य में बहुत दिनों तक शिवनाथ बाबू के यहाँ टिके रहना न लिखा था। यह बात है कि मोहल्ले के लोगों को यह कतई पसंद न था कि केवल 2 दिन भर भोजन रजुआ शिवनाथ बाबू की सेवा करें। जब भगवान ने उसके बीच एक नौकर भेज दिया है तो उस पर उतना भी अधिकार था और उन्होंने मौका देखकर अपनी सेवा करने का अवसर देना आरंभ कर दिया। शिवनाथ बाबू के किसी काम से जाता तो रास्ते में कोई न कोई उसको पैसे देकर किसी काम की फरमाइश कर देता और यदि वो आनाकानी करता तो संबंधित व्यक्ति बिगड़ कर कहता, साला शिवनाथ का गुलाम है, वह क्या कर सकते हैं, मेरे यहाँ बैठकर खाया कर, वह क्या खिलाएंगे, बासी भात ही तो देते होंगे। रजुआ शिवनाथ बाबू से अब भी डरता था, इसलिए उनसे छिपकर ही वह अन्य लोगों का काम करता था, किंतु उसको पीटने का और व्यक्तियों को भी उतना ही अधिकार था। एक बार जमुनालाल के लड़के जंगी ने रजुआ से 3-4 आने की लकड़ी लाने के लिए कहा और रजुआ फौरन आने का वादा करके चला गया, पर वो शीघ्र न आ सका क्योंकि शिवनाथ बाबू के घर की औरतों ने उसे इस या उस काम में बांधे रखा। बाद में वो जब जमुनालाल के यहाँ पहुंचा तो जंगी का पहला काम यह कि 2 थप्पड़ उसके गाल पर चढ़ा दिए। फिर गरज कर बोला, सुगर धोखा देता है, कहाँ कह देता नहीं आऊँगा। अब आज मैं तुझसे दिन भर काम कराऊंगा, देखे कौन साला रोकता है। आखिर हम भी मोहल्ले में रहते हैं कि नहीं। और चुपचाप जंगी ने उसे दिन भर काम कराया। शिवनाथ बाबू को सब पता लग गया, लेकिन उनकी उदार व्यवहारिक बुद्धि की प्रशंसा किए बिना नहीं रह जाता, क्योंकि उन्होंने चूक तक नहीं की। ऐसी ही कई घटनाएं हुई, पर रजुआ पर किसी का स्थायी अधिकार निश्चित न हो सका। उसकी सेवा की उपयोगिता संबंधित खींचातानी से उसका समाजीकरण हो गया। मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति उसे 2-4 रुपए देकर स्थायी रूप से नौकर रखने को तैयार न हुआ, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली कतई न था कि 24 घंटे नौकर की महान जिम्मेदारियों को संभाल सके। वह तेजी के साथ 25-50 गगरे पानी भर सकता था। बाजार से दौड़कर भारी सामान सौदा न ला सकता था। अतएव लोगों ने उसे छोटा मोटा काम लेते और इच्छानुसार कुछ न कुछ दे देते। अब न वह शिव बाबू के यहाँ टिकता और न जमुनालाल के यहाँ, क्योंकि उसको कोई ठिकाने ही नहीं देता। इसको रजुआ भी समझ लिया और मोहल्ले के लोगों ने भी। वह अब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सारे मोहल्ले का नौकर हो गया। रजुआ के लिए छोटे मोटे कामों की कमी न थी। किसी के यहाँ खा पीकर वह बाहर की चौकी या जमीन पर सोता रहता और सवेरे उठता तो मोहल्ले के लोग उसका मुंह जोखरते। नौकर चाकर किसी के यहाँ बहुत दिनों तक नहीं टिकते नहीं और वो भागकर रिक्शे चलाने लगते हैं या किसी मिल या कारखाने में काम करने लगते हैं। 2-4 व्यक्तियों के यहाँ के नौकर थे। अन्य घरों में कहार पानी भर देता था, लेकिन वह गागरों के हिसाब से पानी देता और यदि एक गागरा अधिक दे देता तो उसका मेहनताना पाई पर वसूल लेता। इस हिस्से में रजुआ का आगमन जैसे भगवान का वरदान था। लोग उससे छोटा बड़ा काम लेकर इच्छानुसार उसको मजदूरी चुका देते। यदि उनसे कोई छोटा काम किया तो उसको बासी रोटी या भात, भुना चना या सत्तू दे दिया जाता था और वह एक कोने में बैठकर चापोड़ खा फाँक लेता। अगर कोई बड़ा काम कर दे तो 1 जून का खाना मिल जाता, पर उसमें अनिवार्य रूप से एकाध चीज बासी रहती और कभी कभी तरकारी या दाल नदारत होती।
कभी भात नमक मिल जाता जिसे वह पानी के साथ खा जाता, कभी कभी रोटी अचार और कभी कभी तो सिर्फ तरकारी ही खाने या दाल पीने को मिलती। कभी खाना न होने पर 2-4 पैसे मिल जाते या छोटा मोटा पुराना कच्चा चावल या दाल या 4 आलू। कभी उधार भी चलता, वो काम कर देता और उसके एवज में फिर किसी दिन कुछ न कुछ पा जाता। इसी तरह वह सवेरे घर में आने लगा था, क्योंकि मेरी श्रीमती जी बुद्धि के मामले में किसी से पीछे न थी। रजुआ आता और काम करके चला जाता। 1-2 बार मुझे भी मुठभेड़ हुई, पर कुछ बोला नहीं। कोई छुट्टी का दिन था, मैं बाहर बैठा एक किताब पढ़ रहा था। इतने में रजुआ भीतर आया और कोने में बैठकर कुछ खाने लगा। मैंने घूमकर एक निगाह उस पर डाली। उसके हाथ में एक रोटी और थोड़ा सा अचार था और वह सूगर की भांति चापुड़ चापुड़ खा रहा था। बीच बीच में वो मुस्कुरा पड़ता, जैसे कोई बड़ी मंजिल सड़क के बैठा हो। मैं उसकी ओर देखता रहता। वह मुझे वह दिन याद आ गया जब वो चोरी के अभियोग में उसकी पिटाई हुई थी। जब वह खाकर उठा तो मैंने उससे पूछा, क्यों रे रजुआ, तेरा घर कहाँ है? वो सरपराह कर खड़ा हो गया, फिर मुंह टेढ़ा करके बोला, सरकार, रामपुर का रहने वाला हूँ। और उसने दांत निपोड़ दिए। गांव छोड़कर यहाँ क्यों चला आया? मैंने पुनः प्रश्न किया। क्षण भर वो असमंजस में मुझे खड़ा ताकता रहा, फिर बोला, पहले रगड़ा में था मालिक, जैसे रामपुर से सीधे बलिया आना अपराध हो। उसके लिए संभवतः यों का कोई महत्व नहीं था। जैसे गांव छोड़ने का कारण जो भी कारण हो, वह अत्यंत समान एवं स्वाभाविक था और वह न उसके बताने की चीज थी और किसी न किसी के समझाने की। रामपुर में कोई तेरा है? मैंने 1-2 क्षण उसको गौर से देखने के बाद दूसरा सवाल किया। नहीं मालिक, बाप और दो बहनें थी, ताऊ में मर गई। वो फिर दांत निपोड़ हंस पड़ा। उसके बाद मैंने कोई प्रश्न नहीं किया। हिम्मत नहीं हुई, वो फौरन वहां से सरक गया और मेरा हृदय कुछ अजीब सी घृणा से उठ बढ़ा। उसकी खोपड़ी किसी हलवाई की दुकान पर दिन लटकाए काले गैस लैंप की भांति हिल डुल रहे थे। हाथ पैर पतले, पेट अब भी हड्डियां की तरफ फूला हुआ था और सारा शरीर निहाय गंदा एवं घृणित था। मेरी इच्छा हुई जाकर बीवी से कह दूं कि इसे काम न लिया करो, यह रोगी है, फिर टाल गया, क्योंकि इसमें मेरा घाटा था। मैं जानता था कि नौकर की किल्लत थी और रजुआ के रहने से इतना आराम हो गया कि मैं पहली, दूसरी या तीसरी तारीख को राशन मसाला आदि खरीदने महीने भर के लिए निश्चिंत हो गया। इनकिलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय। कुछ महीने बाद एक दिन जब मैं अपने कमरे के बाहर बैठा था कि मुझे रजुआ के नारे लगाने और फिर ही हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंका और मैंने सुना, आंगन में पहुंचकर वह जोर जोर से कह रहा है, माइकन, थोड़ा सा नमक होगा? मिसिर के यहाँ से रोटियां मिल गई हैं, दाल बनाऊंगा। मेरी पत्नी चूल्हे चौके में लगी थी और उसने थोड़ी देर बाद उसको नमक देते हुए पूछा, रजुआ, सच बताना, तूने नहाए हुए कितने दिन हो गए? खिचड़ी से खिचड़ी नहाता हूँ न मालकिन जी, और नमक लेकर बोला और हंसते हुए भाग गया। मैं कमरे में बैठा सुन रहा था। संभवतः उसको मेरी उपस्थिति का ज्ञान न था, अन्यथा वो ऐसी बातें न करता। लेकिन यह बात साफ थी कि अब वह मोहल्ले में जम गया। उसको खाने पीने की चिंता नहीं, इतनी ही नहीं,
अब वो मोहल्ले भर से शह पा रहा था और अब उससे हंसी मजाक भी करने लगे और उसे मार उसे मारे पीटे जाने का किंचित मात्र का भी भय नहीं रहा। अवश्य यह बात थी कि वह स्थिति परिवर्तन से लाभ उठाते हुए ढील हो गया था। इसलिए उसने अपने आगमन की सूचना देने के लिए राजनीतिक नारे लगाए थे। ऐसे वह कहना चाहता हो कि मैं हंसी मजाक का विषय हूँ, लोग मुझसे मजाक करें, जिससे मेरे हृदय में हिम्मत और ढाढ़स बढ़े। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने उसकी एक और हरकत देखी जिससे मेरे अनुमान की पुष्टि होती गई। सायंकाल दफ्तर से आ रहा था कि जी उतर राम बोले। गोले के पास मैंने रजुआ की आवाज़ सुनी। पतिया की स्त्री बर्तन मांज रही थी और उसके पास खड़ा रजुआ टेढ़ा मेढ़ा मुंह लेकर बोला, बोला सा सलाम भौजी, समाचार है ना। अंत में बेमतलब ही हंसने लगा। पतिया की बहू थोड़ा मुस्की काटते हुए सुनाया, दूर हो पापी, समाचार पूछने तेरा मुंह है, चला जा, नहीं तो जूठी ही काली हांडी चलाकर मारूंगी कि सारा लफंगई। यहाँ उसने एक गंदे मुहावरे का इस्तेमाल किया, लेकिन मालूम होता है कि रजुआ इतने ही खुश हो गया कि क्योंकि वह मुंह फैलाकर हंस पड़ा और फिर तुरंत उसने 2-3 बार सिर ऊपर झटका देते हुए ऐसी किलकारियां लगाई जैसे घास चरता हुआ गधा अचानक सिर उठाकर ढेंचू ढेंचू कर आए। फिर तो उसकी आदत हो गई। सारे मोहल्ले की छोटी जातियों की औरतों से उसने भौजाई का संबंध जोड़ लिया था। उनको देखकर वह कुछ हल्की फुल्की छेड़खानी कर देता और तब वो गधे की भांति ढिचू ढिचू कर उठता। कुएं पर पहुंचकर वह किसी औरत को कनखे से निहारता और अंत में पूछ बैठता, यह कौन है? बड़ा यह कौन है? अच्छा, बड़की भौज है। सलाम भौजी, सीताराम सीताराम, राम राम, जपना पराया माल अपना। इतना कहकर वह दुष्टपूर्वक हंस पड़ता। किसी काम से जा रहा होता, पर रास्ते में किसी औरत को बर्तन मांजते या अपने दरवाजे पर बैठते हुए या कोई काम करते हुए देखता तो वह 1-2 मिनट के लिए वहां पहुंच जाता। बेहया की तरह हंसकर कुशल क्षेम पूछता और अंत में झिड़की गाली सुनकर किलकारियां मारता हुआ वापस चला जाता। धीरे धीरे वह इतना बहक गया कि नीची जाति की किसी जवान स्त्री को देखकर चाहे वह जान पहचान की हो या ना हो, दूसरी से हिचकी दे देकर किलकारे लगाता। मेरी तरह मोहल्ले के अन्य लोग भी उसके इस परिवर्तन पर गौर किया और संभवतः इसी कारण लोगों ने उसे रजुआ साला कहने लगे। अब कोई बात कहनी होती, कितने गंभीर काम के लिए पुकारना होता तो लोग उसे रजुआ साला कहकर बुलाते और अपने काम की फरमाइश करके हंस पड़ते। उनकी देखा देखी लड़के भी ऐसा करने लगे जैसा साला कहे बिना रजुआ का कोई अस्तित्व ही न हो, और इससे रजुआ भी बड़ा प्रसन्न होता था, जैसे इससे उसके जीवन की अनिश्चितता कम हो रही है। पर उस पर अचानक कोई संकट की संभावना संकुचित होती जा रही थी और अब लोग उसे चिढ़ाने भी लगे। क्यों बे रजुआ साला, शादी करेगा? लोग उसे छेड़ते। रजुआ उनकी बातों पर खिखी हंस पड़ता और फिर अपनी आदतानुसार सिर ऊपर की ओर 2-3 बार झटके देता हुआ मुंह की ऐसी हिचकारी आवाज निकालता जो कि अधिक कड़वी चीख खाने पर निकलती। चलता बनता। वह समझ गया कि लोग उसे देखकर खुश होते हैं और अब वह सड़क पर चलते, गली में गुजरते, घर में घुसते, काम की फरमाइश लेकर घर से निकलते और कुएं पर पानी भरते समय जोर चिलकार कर उस समय के प्रचलित नारे लगाता, या कबीर का कोई गलत सलत बानी बोलता, या किसी की सुनी हुई कविता या दोहे की एक पंक्तियां ऐसे गाता,
ऐसा करते समय वह किसी की ओर देखता नहीं, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके जमीन की ओर देखता हुआ मुंह फैलाकर हंसे जाता, जैसे वो दिमाग की आंखों से देख रहा है। उसकी हरकतें बहुत से लोग देख सुनकर प्रसन्न हो रहे थे। सायंकाल दफ्तर से आने और नाश्ता पानी करने के बाद मैं हवाखोरी करने निकल जाता हूँ। रेलवे लाइन पकड़कर 5 की ओर जाना मुझे सबसे अच्छा लगता है। सरयू पार करके गंगा जी के किनारे घूमना टहलना कम आनंददायी नहीं है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि बरसात में दोनों नदियां बढ़कर समुद्र का रूप ले लेती हैं और जाड़े में इतनी दलदल मिलते हैं कि जाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे देर हो जाती है या अधिक चलने फिरने की कोई इच्छा नहीं होती और स्टेशन प्लेटफॉर्म का चक्कर लगाकर वापस लौट आता हूँ। 15-20 दिन के बाद एक दिन सायंकाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर टहलने गया। स्टेशन के फाटक से प्लेटफॉर्म पर आने के बाद मैं बाईं तरफ जीआरपी की चौकी की ओर बढ़ चला, किंतु कुछ 15 कदम ही चला था कि मेरा ध्यान रजुआ की ओर गया, जो मुझसे कुछ दूर आगे था। वो भी उधर ही जा रहा था। मुझे कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि शहर के काफ़ी लोग दिशा मैदान के लिए कटहल नाला जाते थे, जो स्टेशन के पास ही था। मैं धीरे धीरे चलने लगा, पर रजुआ कटहल नाला नहीं गया, बल्कि जीआरपी की चौकी के पास ठिठर कर खड़ा हो गया। अब मुझे आश्चर्य हुआ, क्या वह किसी मामले में पुलिस के चक्कर में आया है? मेरी समझ में कुछ न आया और मैं उत्सुकता से और तेज चलने लगा, और आगे बढ़ने पर स्थिति कुछ कुछ समझ में आने लगी। चौकी के सामने एक बेंच पर बैठे पुलिस के 2-3 सिपाही कोई हंसी मजाक कर रहे थे, और उनसे थोड़ी ही दूर पर नीचे एक नंगी औरत बैठी हुई थी। वह औरत कोई नहीं, एक पगली थी, जो कई दिनों से शहर का चक्कर काट रही थी। उसको मैंने कई बार चौकी में तथा एक बार सरयू के किनारे देखा था। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होगी और वह बदसूरत, काली, निहायली गंदी थी। वह जहाँ जाती कुछ लफंगे हाहा हू करके उसका पीछे हो जाते। वे उसको चिढ़ाते, उस पर ईंट फेंकते। जब वह तंग आकर चीखती चिल्लाती भागती तो उस लड़के उसके पीछे दौड़ाते। रजुआ उस पगली के पास खड़ा था। वह कभी शंकित आंखों से पुलिस वालों को देखता, फिर मुंह फैलाकर हंस पड़ता और मुटर कर पगली को ताकने लगा, परंतु पुलिस वाले संभवतः उसकी ओर ध्यान न देते थे। मुझे बड़ी शर्म मालूम हुई कि इतना समीप पहुंच गया कि अचानक घूमकर लौटना संभव न हो सका। असली बात जानने की उत्सुकता थी। मैं शून्य की ओर देखता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन लाख कोशिश करके भी दृष्टि उधर चली ही जाती। रजुआ शायद पुलिस वालों की लापरवाही का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ गया और सिर नीचे झुकाकर अत्यंत ही पसंद होकर हंसते पुचकारते आवाज में पूछ रहा था, क्या है पागल, भात खाओगी? इतने में पुलिस वालों ने एक ने खड़ा कर प्रश्न किया, कौन है बे साला, चलता बन, नहीं तो मारते मारते भूसा बना दूंगा। रजुआ वहाँ से थोड़ा हंस गया और हंसते हुए बोला, मालिक मैं रजुआ हूँ, भाग जा साले, गिद्ध की तरह न मालूम कहाँ से आ पहुँचा। संभवतः दूसरे सिपाही ने कहा, और फिर वे ठाका मार कर हंस पड़े। मैं अब काफ़ी आगे निकल गया था और इससे अधिक मुझे कुछ न सुनाई पड़ा। मैं दिल्ली के प्लेटफॉर्म के बाहर निकल गया। मैं जल्दी से प्लेटफॉर्म के बाहर निकल गया, किंतु मामला यहीं समाप्त नहीं हो गया। घर आकर मैंने आंगन की चारपाई डाली। बड़ी मुश्किल से आधा घंटा आराम किया होगा। मेरी पत्नी भागती हुई आई और मुस्कुराती हुई तेजी से बोली, अरे जरा जल्दी से बाहर आइए तो एक तमाशा दिखाते हैं। हमारी कसम, जल्दी जल्दी उठिए। मैं अनिच्छापूर्वक उठा और बाहर आकर जो दृश्य देखा उसने मेरे हृदय
में एक ही साथ आश्चर्य एवं घृणा कैसे भाव उठे जिन्हें मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। रजुआ स्टेशन की नंगी पगली के आगे आगे आ रहा था। पगली कभी इधर उधर देखने लगती या खड़ी हो जाती तो रजुआ भी पीछे होकर पगली की उंगली पकड़ लेता, थोड़ा आगे आगे जाता और फिर उसे छोड़कर आगे चलने लगता तथा पीछे घूम घूम कर पगली से कुछ कहता जाता। इसी तरह वो पगली को सड़क की दूसरी ओर स्थित क्वार्टर की छतों पर ले गया। ये क्वार्टर मेरे मकान के सामने दूसरी पटरी पर बने थे और वे एक दूसरे से सटे थे। उनकी छतें खुली थीं। उन पर मोहल्ले के लोग जाड़े में धूप लिया करते और गर्मी में रात को लफंगे सोया करते थे। तभी रजुआ नीचे उतरा, किंतु पगली उसके साथ न थी। हम लोगों को उत्सुकता बढ़ गई कि देखें वो आगे क्या करता है। हम लोग वहीं खड़े रहे और रजुआ तेजी से स्टेशन की ओर गया तथा कुछ देर में वापस आ गया। इस बार उसके हाथ में एक दोना था। दोना लेकर वह ऊपर चढ़ गया और हम समझ गए कि वह पगली को खिलाने के लिए बाजार से कुछ लाया है। इसके बाद 2-3 दिन तक रजुआ को मोहल्ले में नहीं देखा। उस दिन की घटना से हृदय में एक उत्सुकता बनी थी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है, रजुआ आजकल दिखाई नहीं देता, यहाँ नहीं आता क्या? पत्नी ने थोड़ा चौंक कर उत्तर दिया, अरे आपको मालूम नहीं, उसको किसी ने बुरी तरह पीट दिया और वह बरन की बहू के यहाँ पड़ा हुआ है। क्यों, क्या बात है? मैंने उत्सुकता प्रकट किए बिना धीमे स्वर में पूछा। पत्नी ने मुस्कुरा कर बताया, अरे वही बात है, रजुआ उस पगली को छत पर छोड़ नरसिंह बाबू के यहाँ काम करने लगा। नरसिंह बाबू की स्त्री बताती कि वह उस दिन बड़ा गंभीर था और काम करते करते चहक कर जैसे किलकारी मार रहा था वैसे नहीं करता था। उसकी तबीयत काम में नहीं लगती थी। वह एक काम करता और मौका देखते ही बहाना बनाकर क्वार्टर की छत पर जाकर पगली का समाचार ले आता था। नरसिंह बाबू की स्त्री ने जब उसे खाना दिया तो वो वहाँ भोजन नहीं किया, बल्कि खाने को एक कागज में लपेट कर अपने साथ ले गया। उसने वह खाना खुद थोड़ा खाया, बल्कि उसको ऊपर छत पर ले गया। रात को करीब 11 बज रहे थे। रजुआ जब ऊपर पहुंचा तो देखा कि पगली के पास कोई दूसरा सोया है। उसने आपत्ति की तो उस लफंगे ने को पीटा और पगली को लेकर कहीं दूर चला गया। तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? मेरे हृदय एक अनजान क्रोध से भरा था। बरहन की बहू बता रही थी, पत्नी ने उत्तर दिया और अकारण ही हंस पड़ी। बहुत दिन हो गए, गर्मी का मौसम था और भयंकर लू चलना शुरू हो गई। छत पर मार खाने के 4-5 दिन बाद रजुआ फिर मोहल्ले में आकर काम करने लगा, लेकिन उसमें एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ कि उसका स्त्रियों के साथ छेड़खानी करके गधे की भांति भागना ही चकना बंद हो गया। रजुआ ने आजकल दाढ़ी क्यों रखनी छोड़ दी? मैंने पत्नी से पूछा। रजुआ की बात छेड़ते ही मेरी बीवी अनावश्यक हंस देती। मुस्कुराकर उसने उत्तर दिया, आजकल वो भगत हो गया है। बरहन की बहू को उसके कृत्य की सजा देने को उसने दाढ़ी बढ़ा ली है और रोजाना शनिचरी देवी पर जल चढ़ाता है। मेरे प्रश्न सूचक दृष्टि से देखने पर पत्नी ने अपनी बात स्पष्ट की। बात यह है कि रजुआ पिछले कुछ महीनों से रात को बरन की बहू के यहाँ ही सोता था और उससे बुआ का रिश्ता भी उसने जोड़ लिया। रजुआ दो चार आने जो कुछ कमाता वो अपनी बुआ के यहाँ जमा करता जाता। वो बताता है कि इस तरह करके 10 रुपये तक इकट्ठा हो गए। एक बार उसने बरन की बहू से अपने रुपए मांगे तो वह इनकार कर गई कि उसके पास रजुआ की एक पाई भी नहीं। रजुआ के दिल को इतनी चोट लगी कि उसने दाढ़ी रख ली। वो कहता है कि जब तक बरन की बहू को
वो होठ न फूटेगा, वो दाढ़ी न मुड़वाएगी। इसी काम के लिए वह शनिचरी देवी पर रोज जल भी चढ़ाता है। शनिचरी देवी का जहाँ तक संबंध है, मुझे अब ख्याल आया, शनिचरी अपने ज़माने में एक प्रचंड डोमिनेंट थी। तड़ाका की तरह लंबी, तगड़ी और लड़ने झगड़ने में उस्ताद। वह किसी से भी नहीं डरती और नित्य ही किसी न किसी से मोर्चा लेती। एक बार किसी से लड़ाई में एक डोम ने शनिचरी की खोपड़ी पर एक लट्ठा मार दिया, जिससे उसका प्राण अंत हो गया। लेकिन 1-1.5 हफ्ते के बाद ही उस डोम के चेचक निकल आए और वह मर गया। लोगों ने उसकी मृत्यु के कारण शनिचरी देवी का प्रकोप समझा। डोमों ने श्रद्धा में उसका चबूतरा बना दिया और तब से वह छोटी जातियों में शनिचरी माता या शनिचरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन पत्नी ने संभवतः कुछ उदास स्वर में कहा, उसको आजकल थोड़ा बुखार रहता है। उसका विश्वास है कि बरन की बहू ने उस पर जादू टोना कर दिया है। वो कहता है कि शनिचरी देवी बहुत चलती हैं। अरे 1 महीने में बरन की बहू को फोड़ फूंक कर मारेगी। पता नहीं उसका जोर टूटा कि नहीं। मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की। बीमारी तो वह सदा ही रहता था। सोचा शायद उतर गया हूँ, क्योंकि काम तो उसी तरह करता था। हाँ, बीच में उसके चेहरे पर जो चुस्ती और खुशी चमक उठती थी, वह तिरोहित हो गई थी। न वो उतना चाहता था, न उतना बोलता था। अपेक्षाकृत वह गंभीर और सुस्त हो गया। उसकी रुचि धर्म की ओर मुड़ गई और शनिचरी देवी की मन्नत मानते हुए वो अच्छा भला भगत बन बैठा। मेरे घर के सामने सड़क की दूसरी ओर क्वार्टर में एक पंडित जी रहते थे। यूँ तो वह लड़कियां बेचते हैं, लेकिन साथ साथ सत्तू, नमक, तेल वगैरह भी रखते हैं। फलस्वरूप उनके यहाँ इक्के तांगे वाले गाड़ियों वालों की भीड़ लगी रहती है, जो पंडित जी के यहाँ सत्तू लेकर अपनी भूख मिटाते हैं और उनकी दुकान के छायादार नीम के नीचे 10-5 मिनट विश्राम करते हुए इकट्ठा मजाक भी करते हैं। रात को उनकी मजलिस लगती है। उस रात गर्मी इतनी थी कि आंगन में दम घुटता जा रहा था। मैंने खाने के पश्चात चारपाई को घसीटते हुए लगभग सड़क के किनारे ले गया। उमस तो यहाँ भी थी, पर अपेक्षाकृत शांति मिली। मुझे लेटे हुए अभी 2-4 मिनट ही बीते होंगे कि पंडित जी की दुकान से आती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। तो कहो रज्जू भगत गोसाई जी कह गए। महावीर जी समुंदर में कूदे तो ताड़का महारानी कहती हैं। सुनो सुनो, प्रश्नकर्ता की बात में उत्तर में रजुआ। शायद वो भगत कहलाने लगा था। तत्काल जोश से ऐसे बोला जैसे आशंका हो कि वह देर कर देगा तो कोई दूसरा बात देगा। बजरंग बली बड़े जबर थे। वह समुंदर में कुछ दूर तक तैर लेते। उनको ताड़का महारानी मिली। वह ताड़का महारानी अपना रूप दिखाती हैं तो बजरंगबली किससे कम है। ये मियाँ एढ़े तो हम तुमसे ड्योट। बजरंगबली भी उतने हो जाते हैं। इसके बाद ताड़का महारानी और बड़ी हो गई। बजरंगबली मच्छर बनकर ताड़का महारानी के कान से बाहर निकल आए। तो ए रज्जू भगत, गांधी महात्मा भी तो जेहल से निकल आए हैं? किसी दूसरे ने पूछा। रज्जू ने और जोर से बताया, सुनो सुनो, गांधी महात्मा को सरकार जब जेहल में डाल देती है तो एक दिन क्या होता है, सभी सिपाही प्यादा होते हुए भी गांधी महात्मा जेल से निकल आते हैं। सबकी आंखों पर पट्टी बंधी रह जाती है। गांधी महात्मा 7 समुद्र पार करके जब दिल्ली पहुंचे तो सरकार उन पर गोली चलाती। गोली गांधी महात्मा की छाती पर
लगाकर 100 टुकड़े हो जाते हैं। गांधी महात्मा आसमान में उड़कर गायब हो जाते हैं। इसके पूर्व महात्मा गांधी की मृत्यु का ऐसा दिलचस्प किस्सा मैंने कभी नहीं सुना था। यद्यपि गांधी जी की हत्या हुए 4-5 वर्ष गुजर गए थे। उसकी दाढ़ी जैसी जैसी बढ़ती गई, रजुआ के धर्म प्रेस का समाचार फैलता गया। निचले तबके के लोग अब वह रज्जू भगत के नाम से पुकारे जाने लगा। बड़े लोगों में भी कोई हंसी मजाक को उसको इससे संबोधित करता था, लेकिन उनके कहने पर वह शर्मा कर हंसते हुए चला जाता है। छोटी जातियों के समाज में वह कुछ न कुछ ऐसी कह गुजरता जो सबसे आगे होती। अक्सर उसकी मजलिसें रात को पंडित जी की दुकान के आगे जमती और रजुआ उनसे राम राम सीता जी कहते हुए सीता जी की चर्चा करता। भूत प्रेत बर्डम डी के महत्व पर प्रकाश डालता और झाड़ फूक मंत्र जाप ताप का महत्व समझता हुए नाना प्रकार की शंकाएं प्रकट करते और रजुआ उनका समाधान करता। लेकिन इतनी धार्मिक चर्चाएं करने, शनिश्री देवी पर जल चढ़ाने तथा दाढ़ी रखने के बावजूद उसकी मनोकामना पूरी न हुई। नेक्स्ट पैरा। शाम को दफ्तर से लौटता ही था कि बीबी ने चिंतानुस्वर में सूचना दी, अरे जानते हो नहीं, रजुआ को हैजा हो गया। उन दिनों गर्मी अपनी चरम पर सीमा पर थी और गड्ढे तथा बम पुलिस की गली में जो शहर के अत्यधिक गंदे स्थान थे, हैजा की घटनाएं हो गई। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि रजुआ को हैजा न होता तो किसको होता। जिंदा है या मर गया, मैंने उदासीन स्वर में पूछा। मेरी पत्नी को अफसोस प्रकट करते हुए कहा, क्या बताएं, मेरा दिल छटपटा कर रह गया। वह खंडहर में पड़ा हुआ है, कई दस्त के पस्त हो गया। लोग बताते हैं कि आधा एक घंटे में मर जाएगा, कोई दवा दारू नहीं। कौन उसका सगा बैठा है जो दवा दारू करता। शिवनाथ बाबू के यहाँ काम कर रहा था, पर जहाँ उसको कह हुई, उसको लोगों ने अपने यहाँ खदेड़ दिया। फिर वो राम जी मिश्र के ओसारे में जाकर बैठा, लेकिन उन लोगों को पता लग गया तो उन्होंने भी उसको भगा दिया। उसके बाद वो किसी के यहाँ नहीं गया, जाकर खंडहर में पेड़ के नीचे पड़ गया। मैंने जैसे व्यंग किया, तुमने अपने यहाँ क्यों नहीं बुला लिया। पत्नी को यह आशा न थी कि मैं ऐसा प्रश्न करूँगा, इससे स्तंभित होकर मुझे देखने लगी। अंत में बिगड़ को बोली, मैं उसे बुलाती कैसी बात करते हैं आप। मेरे भी बाल बच्चे हैं, भगवान न करे उनको कुछ हो गया तो। मैं हंस पड़ा और फिर उठ खड़ा हुआ। जरा देख आऊं। दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ बोला, आपके पैर पड़ते हूँ, उसको छूइएगा नहीं, झटपट चले आइएगा। पत्नी गिड़गिड़ाने लगी। जब मैं खंडहर की ओर पहुंचा तो 2-3 व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े होकर रजुआ को निहार रहे थे। वे मोहल्ले के नहीं थे, बल्कि रास्ते चलते मुसाफिर थे, जो रजुआ की दशा देखकर अकर्मण्य दया एवं उत्सुकता से वहां खड़े हो गए। रजुआ, मैंने निकट पहुंचकर पूछा, लेकिन उसको किसी बात की सूझ बूझ न थी। वो पेड़ के नीचे एक गंदे पंगोछे पर पड़ा हुआ था और उसका शरीर कै दस्त से लथपथ था। उसकी छाती की हड्डियां और उभर आई थी, पेट तथा आंख पिचक कर धंस गई थी और गले में गड्ढे बन गए थे। उसकी आंख के नीचे भी गहरे काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे और उसका मुंह कुछ खुला हुआ था। पहले देखने से ऐसा मालूम हुआ कि वो मर गया, लेकिन उसकी सांस धीमे धीमे चल रही थी। मैं कुछ निश्चय न कर पा रहा था क्या किया जाए, कि मालूम नहीं कहाँ से शिवनाथ बाबू मेरे बगल आ खड़े हुए और धीरे से उन्होंने अपनी सहमति प्रकट की कि ही कांट सर्वाइवल, ये बच नहीं सकता। मैंने तेज दृष्टि से उनको देखा। शिवनाथ बाबू पर तो मुझे गुस्सा
आ ही रहा था, लेकिन अपने ऊपर भी कम झुंझलाहट न थी। कभी जी होता था कि जाकर घर बैठा रहूं। जब और लोगों को मतलब ही नहीं तो मुझे क्या पड़ी है। लेकिन उसे यूं अपनी आंखों के सामने मरते मरते नहीं देखा जाता। पर मैं उसका इलाज भी क्या करवा सकता था। मैं लगभग 100 रुपये वेतन पाता था। इसके अलावा महीने का अंतिम सप्ताह था। मेरे पास एक पाई नहीं थी। और उसे अस्पताल भी तो भिजवाया जा सकता है। अचानक मेरे मन में विचार पौधा। मेरी झुंझलाहट जैसे अचानक दूर हो गई और मैं तेजी से अस्पताल रवाना हो गया। अस्पताल पहुंचकर मैंने संबंधित अधिकारी को सूचित किया। वहां से अस्पताल की मोटर गाड़ी पर बैठकर मैं स्वयं साथ आया। रजुआ के साथ अब भी चल रहे थे। अस्पताल के 2 मेहतरों ने जो साथ आए थे उसको खींच के गाड़ी पर लाद दिया। जब गाड़ी चली गई तो मैंने संतोष की सांस ली और जैसे मेरे सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। सबकी यह राय थी कि रजुआ बच नहीं सकता, परंतु वो मरा नहीं। यदि अस्पताल पहुंचने में थोड़ा विलम्ब हो गया होता तो बेशक काल की गाल में से उसकी रक्षा न हो पाती। अस्पताल में वह 4-5 दिन तक रहा। फिर वहां से बर्खास्त कर दिया गया, किंतु उसकी हालत बेहद खराब थी। वह एकदम दुबला पतला हो गया, मुश्किल से चल पाता था और जब बोलता तो हाँफने लगता। न मालूम क्यों वो अस्पताल से सीधे मेरे घर आया। यद्यपि मेरी पत्नी को उसका आना बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने उसे कह दिया कि 2-4 दिन उसे पड़ा रहने दो। फिर वो अपने आप इधर उधर जाने लगेगा और काम करने लगेगा। और 4-5 दिन रहा। खाने को कुछ न कुछ पा ही जाता था। कोई न कोई काम करने की कोशिश करता, पर उससे होता नहीं था। किसी को घर में बैठाकर मुफ्त खिलाना मेरे श्रीमती जी को बहुत बुरा लगता था, परंतु सबसे बड़ा भय उनको यह था कि रहने से घर में किसी को हैजा न हो जाए। और एक दिन घर पर आने पर रजुआ दिखाई नहीं पड़ा। पूछने पर बीवी ने बताया कि वह अपनी तबीयत से पता नहीं कब चला गया। वह कहीं गया न था, बल्कि मोहल्ले में ही था, लेकिन अब वह बहुत कम दिखाई पड़ता है। मैंने उसको 1-2 बार सड़क पर पैर घसीट कर जाते हुए देखा। संभवतः वह अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रहा था। फिर एक दिन मैंने उसे खंडहर में पुनः पाया। शिवनाथ बाबू अपने दरवाजे पर बैठे शरीर में तेल में मालिश कर रहे थे। मैंने उनसे जाकर नमस्ते करते हुए प्रश्न किया, रजुआ खंडहर में क्यों पड़ा हुआ है? उसे फिर हैजा हुआ क्या? शिवनाथ बाबू बिगड़ गए। गोली मारी है साहब, आखिर कौन कोई कहाँ तक करे। अबे अब साले को खुजली हुई है, जहाँ जाता है खुजलाने लगता है। कौन उससे काम कराए? फिर काम भी तो वह नहीं कर सकता। साहब अभी 2-3 रोज की बात है। मैंने कहा एक गगरा पानी ला दो। गया जरूर, लेकिन कुएं से उतरते समय गिर गया। बच्चों, पानी तो खराब हुआ ही, घड़ा भी टूटकर पिचक गया। मैंने साफ साफ कह दिया कि मेरे घर के अंदर पैर न रखना, नहीं तो पैर तोड़ दूंगा। गरीबों को देखकर मुझे भी दया माया सताती है, पर अपना भी तो देखना है। मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप घर वापस लौट आया। इस बार मेरी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उसे देखूं या उससे हालचाल पूछूं। घर पर जाकर मैंने पत्नी से पूछा, तुमने रजुआ से कुछ कहा सुना तो नहीं था? मुझे शक था कि बीबी ने उसको भगा दिया होगा, इसलिए वो मेरे घर नहीं आता। मेरी बात सुनकर श्रीमती जी ने अचकचाकर मुझे देखने लगी और फिर तिनकिना कर बोली, क्या करती? रोग को पालती? कोई मेरा भाई बंधु तो नहीं? मैं क्या कहता? रजुआ को भयंकर खुजली हो गई, लेकिन उसने मोहल्ला नहीं छोड़ा। वह अक्सर खंडहर में बैठकर अपने शरीर को खुजलाता रहता। खाने की आशा में वो इधर उधर चक्कर भी लगाता। कभी कभी वो मेरे घर के सामने लकड़ी वाले पंडित के यहाँ जाता और पंडित जी थोड़ा सा सत्तू देते
मैंने भी एक दो बार अपने लड़के के हाथ खाना भिजवा दिया। इस तरह उसके पेट का पालन होता रहा। उसका चेहरा भयंकर हो गया था, एकदम पीला और हाथ पैर जली हुई रस्सी की तरह ऐंठे हुए। वह बाहर निकल ही रहा था। वो बाहर कम ही निकलता, और जब निकलता तो उसको देखकर अजीब व दहशत सी लगती, जैसे कोई नर कंकाल चल रहा हो। आषाढ़ चढ़ गया और बरसात का पहला पानी पड़ चुका था। शनिवार का दिन सवेरे लगभग 8 बजे मैं दफ्तर का काम लेकर बैठ गया, लेकिन तबीयत नहीं लगी। बाहर नाली में वर्षा का पानी पूरे वेग से दौड़ रहा था और शरीर पर उर्वाई के झोंके सा लगने लगा, जिससे मैं एक मधुर सुस्ती का अनुभव कर रहा था। मैंने कलम मेज पर रख दी और कुर्सी पर सिर टेककर उलझने लगा। यदि एक आहट ने चौंका न दिया होता तो मैं सो जाता। मैंने आंखें खोलकर बाहर झांका। बाहर ओसारे में खड़ा एक 13-14 वर्ष का लड़का मेरे कमरे में झांक रहा था। लड़के के शरीर पर एक गंदी धोती थी और चेहरा मैला था। मुझे संदेह हुआ कि कोई चोट चाहिए, इसलिए मैंने लपट कर पूछा, कौन है रे, क्या चाहता है? लड़का दुबक कर कमरे में घुसा और निधड़क बोला, सरकार, रजुआ मर गया, उसी के लिए आया हूँ। और अंत में हंस पड़ा। मर गया? कब मर गया? कहाँ? मैंने साचर मुंह बनाकर एक हाथ उससे कई प्रश्न किए। लड़के ने फिर हंसते हुए कहा, हाँ सरकार, मर गया। मालिक इस कांड पर उसके गांव एक चिट्ठी लिख दीजिए। मालिक इस कारण उसके गांव एक चिट्ठी लिख दीजिए। मैंने इसके आगे रजुआ के संबंध में कुछ न पूछा। मैं अचानक डर गया कि कहीं मैंने मामले में अधिक दिलचस्पी दिखाई तो हो सकता है कि मुझे लाश फूंकने का भी प्रबंध करना पड़े। लड़के के हाथ में एक पोस्ट कार्ड था, जिसको लेकर मैंने सवाल किया, इस पर क्या लिखना होगा? उसके गांव का क्या पता है? मालिक रामपुर के भजन राम बरई के यहाँ लिखना होगा। लिख दीजिए, गोपाल मर गया। लड़के की आवाज़ कुछ ढीठ हो गई थी। गोपाल जी, वहाँ तो उसका यही नाम है। मैंने पोस्टकार्ड पर तेजी से मजनून सा पत्र लिखा और पत्र लड़के को के हवाले कर दिया। मैंने लड़के से नाम पूछना चाहा कि तू कौन है, रजुआ कहाँ मरा, उसकी लाश कहाँ है, परंतु कुछ नहीं पूछ सका, जैसे मुझे काट मार गया हो। सच कहता हूँ, रजुआ की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरे हृदय को अपूर्व शांति मिली, जैसे दिमाग पर पड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। उसको देखकर मुझे सदा घृणा होती थी और कभी कभी सोचकर कष्ट होता था कि इस व्यक्ति ने सदा ऐसे प्रयास किए जिससे इसको भीख न मांगनी पड़े, और भीख मांगनी भी पड़े तो उसमें उसका क्या दोष कतई नहीं रहा। मैंने उसके बारे में कई बार क्रोधवश सोचा कि यह अम्बक एक ही मोहल्ले से क्यों चिपका हुआ है, घूम घूम कर शहर में भीख क्यों नहीं मांगता। मुझे कभी कभी लगता है कि वह किसी का मुजाहत न चाहता था, और इसके लिए उसने कोशिश भी की, जिसमें वह असफल रहा। चूँकि वह मरना न चाहता था, इसलिए जोंक की तरह जिंदगी से चिमटा रहा। लेकिन लगता है जिंदगी स्वयं जोंक सिर की उससे चिमटी थी और धीरे धीरे उसके रक्त की अंतिम बूंद तक पी गई। रजुआ को मरे 3-4 दिन हो गए। सारे मोहल्ले में यह समाचार उसी तरह फैल गया था। मोहल्ले ने अफसोस प्रकट किया और शिवनाथ बाबू ने तो यहाँ तक कर डाला कि जो हो आदमी वो ईमानदार था। रात के करीब 8 बज रहे थे और मैं बाहरी ओसारे में बैठा था। आसमान में बादल छाए थे और सारा वातावरण इतना शांत था जैसे किसी षड्यंत्र में लीन हो। बगल की चौकी पर रखी धुंधली लालटेन भी कभी कभी जल चमक उठती थी और उसके चारों ओर उठते पतंगे भी कभी कभी कमीज के अंदर घुस जाते, जिससे तबीयत असहाय खींच से उठ पड़ती। मैं भीतर जाने के उद्देश्य से उठा और एक छाया देखकर एकदम डर गया। रजुआ की शक्ल का एक नर कंकाल भीतर आ रहा था। सच कहता हूँ, यदि मैं भूत प्रेत में विश्वास करता तो चिल्ला उठता, भूत भूत।
मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा। नल का अंगार धीरे धीरे घिसता बड़ा आ जाता। यह तो रजुआ ही था, ठठरी मात्र। क्या वह जिंदा है? वो मेरे निकट आया, संभवतः मेरी परेशानी भाग कर बोला, सरकार मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। अंत में वह सूखे होठों से हंसने लगा। तब वो लड़का क्यों आया था? मैंने गंभीर प्रश्न किया। उसने दांत निपोर कर फिर बोला, सरकार वह गुदड़ी बाजार के बच्चन राम का लड़का है, मैंने ही उसको भेजा था। बात यह हुई कि सरकार मेरे सिर पर कौवा बैठ गया था। हजूर, कौवे को सिर पर बैठना बहुत अशुभ माना जाता है और उसकी मौत आ जाती है। फिर गांव में चिट्ठी लिखने का क्या मतलब? मेरी समझ में अभी कुछ नहीं आया था। उसने समझाया, सरकार यह मौत वाली बात किसी सीधे संबंधी के यहाँ लिख देने से मौत टल जाती है। भजन राम बरई मेरे चाचा होते हैं। मालिक, एक और कार्ड है, इस पर लिख दें, सरकार की गोपाल जिंदा है, मरा नहीं। मैंने पूछना चाहा कि तू क्यों नहीं आया, लड़के को क्यों भेज दिया, लेकिन यह सब व्यर्थ था। संभवतः उसने सोचा होगा कि मतलब कोई न समझे और लोग बात का मजाक समझकर कहीं दुत्कार न दें। मैंने पोस्टकार्ड लेकर उसकी इच्छा अनुसार लिख दिया। पोस्टकार्ड लौटाते समय मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसके मुख पर मौत की भीषण छाया नाच रही थी और वह जिंदगी से जोंक की तरह चिमटा था। लेकिन जोक वह था या जिंदगी? वह जिंदगी का खून चूस रहा था या जिंदगी उसका? मैं तय न कर पाया। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अमरकांत इसके माध्यम से यथार्थ का पर्दाफाश तीक्ष्णता के साथ करने में सफल रहे। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना